हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट 1 जिसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन को पूरी तरह आज की एक वीडियो में हम कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप आसानी से समझ सकें। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 का नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। इसका मतलब ही होता है कि लोक प्रशासन एक अनुशासन के रूप में। मतलब यहाँ पर है कि एक सब्जेक्ट के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास किस तरह से हुआ। देखिए, यहाँ पे बात को समझिए। जैसे कि कई सारी चीज़ें, कई सारे विचार चलते रहते हैं समाज में, कई सारे नए-नए विचार या कई सारी चीज़ें समाज में चलती रहती हैं। लेकिन हम उन विषयों को लेकर अगर हम एक सब्जेक्ट पूरी तरह तैयार कर देते हैं, तो उसको एक डिसिप्लिन या अनुशासन कहा जाता है। बात को समझने का प्रयास करें। अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक नया सब्जेक्ट रहा है। आज से बहुत पहले अगर हम बात करें, तो एक सब्जेक्ट के तौर पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, लोक प्रशासन को नहीं पढ़ा जाता था। अगर हम आज से 150-200 साल पहले की बात करें, 140 साल तक अगर हम देखें, 140 साल पहले की अगर हम बात करें, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था। कहने का मतलब है, जैसे कि अगर हम कुछ 100 या 150 साल पहले की बात कर लें, 100-150 साल पहले की बात करें, तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ थी, विश्वविद्यालय थे, कॉलेज थे, स्कूल थे, चाहे भारत में हो, अमेरिका, यूरोप में तो थे ही। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था। मतलब यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल वगैरह में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था। एक लंबा इतिहास रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट बनने में। तो इसी को आज यूनिट 1 में हम कवर करेंगे कि किस तरह से एक सब्जेक्ट के तौर पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सामने आया। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन किस तरह से इसका विकास हुआ, इस बात को ही आज की इस वीडियो में पूरी तरह कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, तो नई एजुकेशन पॉलिसी के सिलेबस में आपको नहीं कहा गया कि आप मीनिंग को पढ़िए। कहा नहीं गया, लेकिन ये चीज़ छुपी हुई है कि आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ भी पता होना चाहिए। छुपा हुआ है, ये सिलेबस में दिख नहीं रहा आपको कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ क्या है, ये आपको पढ़ना है। लेकिन फिर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मीनिंग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कम शब्दों में मैं आपको अगर बताऊं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है लोक प्रशासन। कहने का मतलब है कि सरकार या राज्य जिस प्रशासन के द्वारा चलाया जाता है, उसी को हम लोक प्रशासन कह देते हैं। देखो, प्रशासन का सिंपल सा अर्थ होता है अच्छी तरह से शासन चलाना। ठीक है, जब हम अच्छी तरीके से शासन चलाते हैं जनता के लिए, तो उसको हम कह देते हैं लोक प्रशासन। सिंपल सी बात है। एक देश के अंदर सारी राजनीतिक व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना, एक संतुलन बनाकर रखना, सिस्टम को पूरी तरह लागू करना, यही होता है लोक प्रशासन। आज अगर हम देखें, तो आज हम देखते हैं कि सरकार के अंदर कई सारी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, जो अलग-अलग नीतियों को लागू करने के लिए बनी होती हैं। सरकार का अगर हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखें, तो अलग-अलग मंत्रालय हैं, अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो अलग-अलग नीतियों को लागू करती है, बनाती है। पुलिस स्टेशंस हैं, पुलिस की पूरी व्यवस्था की गई है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी नीतियों को लागू किया जाता है। शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित नीतियों को लागू करने के लिए पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, अधिकारियों की नियुक्ति है। तो ये सब क्या है? ये सब लोक प्रशासन है। तो यहाँ पर आपको हल्का-सा लोक प्रशासन की मीनिंग मैंने बता दी। अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में आप जाएँगे, आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने साफ तौर पर थंबनेल में लिखा है लोक प्रशासन का अर्थ। ठीक है, आपको मिल जाएगी वीडियो, आप वो देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है, मैं तो कहूँगा कि आप वो वीडियो देख लें। ठीक है, अब इतना काफ़ी है कहना यहाँ तक। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं कि एक डिसिप्लिन की तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास किस तरह से हुआ। देखिए दोस्तों, अब मन में क्वेश्चन आता है कि अभी मैंने जैसा कि कहा था स्टार्टिंग में, कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट है, ये तो एक लगभग 150 साल पहले, 140 साल पहले इसका विकास होना शुरू हुआ, और 140 साल पहले धीरे-धीरे इसमें कई सारी चीज़ें शामिल हुई और एक अच्छे से सब्जेक्ट बनकर ये तैयार हुआ। 140 साल पहले अगर हम देखें, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सब्जेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन 140 साल पहले ये किस स्वरूप में विद्यमान था, ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, अगर हम प्राचीन समय की बात करें, तो प्राचीन समय में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, लेकिन ये एक अलग सब्जेक्ट नहीं था। पहले जो राजनीति शास्त्र हुआ करता था, जो नीति शास्त्र, जो एथिक्स वगैरह की जो किताबें थी, जो पॉलिटिक्स की किताबें थी, जो इतिहास की किताबें थी, इतिहास का जो सब्जेक्ट था, उसी के अंदर
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी पढ़ लिया जाता था। देखिए, अगर हम स्टार्टिंग की बहुत पुराने समय की बात करें ना, तो पहले अलग-अलग सब्जेक्ट नहीं होते थे। एक ही सब्जेक्ट में कई सारी चीज़ों को पढ़ना शुरू किया लोगों ने पहले। प्लेटो की अगर हम बात करें तो आज से 2500 साल पहले प्लेटो ने एक ही किताब लिख दी, 1-2 किताब मुख्य रूप से लिख दी प्लेटो ने, जिसमें उसने कई सारी चीज़ों की उसने बात की। ठीक है, मतलब क्या है कि प्राचीन समय में अगर हम देखते हैं तो अलग-अलग सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए बहुत सारा जो अलग-अलग विषय थे उसको एक ही सब्जेक्ट में समाहित किया गया था। और उसी प्रकार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो विषय हुआ करते थे उनको भी राजनीति शास्त्र के, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पढ़ लिया जाता था। इतिहास के अंदर बात कर ली जाती थी, अर्थशास्त्र के अंदर, इकोनॉमिक के अंदर इसकी बात कर ली जाती थी। लेकिन फिर समय के साथ-साथ देखा गया कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो विषय हैं वो महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। हम देखते हैं, हमने औद्योगिक क्रांति के बारे में सुना था। देखिए दोस्तों, औद्योगिक क्रांति सामने आती है यूरोप में, और औद्योगिक क्रांति के बाद एक बड़ा बदलाव, समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा जाता है, विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव देखा जाता है। यूरोप, अमेरिका में एक तरह से औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत एक बड़े मिडिल क्लास का जन्म होता है, राजनीतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। अब जो प्रशासन से संबंधित जो विषय थे, मैनेजमेंट का जो काम था, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब सरकार कल्याणकारी करने के लिए भी ज़्यादा बाध्य हो जाती है। मतलब ये है कि प्रशासन का महत्व बढ़ जाता है। जनसंख्या बढ़ने लगती है तो जो पूरी व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक अच्छा प्रशासन आवश्यक हो जाता है। मतलब ये है कहने का कि जो लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो विषय होते हैं, उनका महत्व दिन प्रतिदिन धीरे-धीरे 18वीं शताब्दी के आसपास हम देखते हैं कि बढ़ता चला जाता है। इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित विषयों पर कई सारे जो दार्शनिक विचारक होते हैं वो अध्ययन भी करना शुरू करते हैं और अपने-अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, और उन्हीं के विचारों के परिणाम स्वरूप आगे चलकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डिसिप्लिन, एक सब्जेक्ट के रूप में पूरी तरह तैयार होता है और एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना शुरू किया जाता है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली, एक समरी की कि किस तरह से इसका विकास हुआ था। मेनली जिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आज के टाइम पर हम पढ़ते हैं, वो वेस्टर्न से ही प्रभावित है, यानी कि यूरोपीय, अमेरिका में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास हुआ वो वही है। यहाँ तक हमने एक सामान्य बातें की। अब डायरेक्टली बात करते हैं कि हमें स्टार्टिंग में इस यूनिट में पढ़ना है कि भारत में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा था। देखिए दोस्तों, भारत में अगर हम बात करें तो हम यूँ नहीं कह सकते। अगर हम सिंपल सा देखें तो 1947 के बाद भारत आज़ाद हो जाता है, तो 1947 के बाद ही भारत में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट को देखते हैं। 1947 से पहले पूरे भारत में भले ही अंग्रेज़ों का राज था, यूनिवर्सिटीज़ भी स्थापित हो चुकी थी, लेकिन फिर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम का कोई सब्जेक्ट भारत में नहीं था। लेकिन हाँ, 1947 के बाद, आज़ादी के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट भारत में आता है। लेकिन फिर भी आज़ादी के बाद जो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट देखते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हम है कि भारत में कभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विषयों पर अध्ययन ही नहीं किया गया। जब हम बात करते हैं कौटिल्याज़ वगैरह की बात करते हैं, जब हम कौटिल्य की बात करते हैं, तो हमें कौटिल्य की एक पुस्तक हो गई है, जो प्राचीन काल के जो विद्वान हैं, उनकी पुस्तकों में, उनके विचार में हमें लोक प्रशासन से संबंधित विषय देखने को मिल जाते हैं। हालाँकि एक अलग सब्जेक्ट के रूप में नहीं, लेकिन फिर भी कई सारे विषयों पर बात की गई थी। हमें स्पेशली कौटिल्य की बात करनी है। देखिए दोस्तों, कौटिल्य के अगर हम बात करें तो कौटिल्य ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है? इसकी बुक का नाम है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र का मतलब यहाँ पे इकोनॉमी नहीं है। यहाँ पे अर्थशास्त्र का मतलब पॉलिटिकल साइंस है। कौटिल्य ने एक किताब लिखी है जिसको कहा जाता है अर्थशास्त्र, लेकिन इस अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमी नहीं है, इस अर्थशास्त्र का मतलब पॉलिटिकल साइंस है। अब इस किताब के अंतर्गत कौटिल्य ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कई सारी बातें की हैं। कौटिल्य ने कहा है कि एक जो राजा होगा, जो राज्य होगा, सरकार होगी, उसको जनता के कल्याण से संबंधित कई सारे कार्य करने हैं। जैसे कि कौटिल्य ने बात की है कि एक राजा को प्रजा की रक्षा करनी है। रक्षा करने में जो बाढ़ वगैरह आ जाती है, जो प्राकृतिक आपदा आ जाती है, उससे रक्षा करनी है राजा को, सरकार को, या दूसरे जो भी जनता के लिए जो भी खतरनाक चीज़ें, उनसे सुरक्षा प्रदान करनी है। इसके लिए एक मैकेनिज़्म तैयार करना है, एक सिस्टम पूरी तरह तैयार करना है। जो प्रशासन होगा उसमें मंत्रि परिषद हो, या अलग-अलग बातें कौटिल्य के द्वारा की गई हैं। तो कुल मिलाकर हम ये बात देखते हैं कि भारत में स्टार्टिंग में, जब प्राचीन भारत का इतिहास शुरू होता है, नॉर्मली जब हम
कौटिल्य वगैरह के टाइम की बात करते हैं, आज से 2500 साल पहले की जब हम बात करते हैं, तो उस टाइम पर हम देखते हैं कि जो विद्वान थे उन्होंने स्पेशली कौटिल्य ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन की बात की थी। स्पष्ट रूप से एक अलग सब्जेक्ट के रूप में नहीं की थी, लेकिन हाँ, जनता की भलाई के लिए प्रशासन, शासन व्यवस्था स्थापित करने की बात की थी। इसके लिए कई सारे नियम वगैरह भी कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में बताए हैं। अब हमें कौटिल्य को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ना था इनफ है, हल्का सा एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई हमारे माइंड में, भारत के कॉन्टेक्स्ट में हमने हल्का सा समझ लिया। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं कि लोक प्रशासन का सब्जेक्ट किस तरह से सामने आया, एक सब्जेक्ट के रूप में, एक डिसिप्लिन के रूप में लोक प्रशासन का विकास किस तरह से हुआ। अब हम डायरेक्ट इसकी बात करने जा रहे हैं आज के टाइम पर, ठीक है। हमने कौटिल्य को पढ़ लिया और कौटिल्य के बाद जो मॉडर्न टाइम पर किस तरह से ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट बनकर तैयार हुआ, अब हम इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर जितनी भी बातें आपको बताई जा रही हैं, ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, घबराना मत। बस आप वीडियो को अभी पूरा देखना, जो भी बातें हुई वो आपके लिए बोरिंग नहीं थी, इम्पॉर्टेंट थी और मैंने आपको बता दी। तो अभी आप बस आराम से वीडियो को एंड तक देखिए। आता है, देखो, लोक प्रशासन का एक नए विषय के रूप में, एक नए सब्जेक्ट के रूप में अलग से ये जो मतलब एक सब्जेक्ट के रूप में इसका विकास हुआ है, इसको 5 चरणों में बांटा गया है। प्राचीन काल में मैंने बता दिया कि लोक प्रशासन हुआ करता था, बट उस समय एक नया सब्जेक्ट नहीं था, एक सब्जेक्ट के तौर पर इसका अध्ययन नहीं किया जाता था, हल्का हल्का ही इसका अध्ययन वगैरह या इससे संबंधित नीतियाँ वगैरह बनाई जाती थी। लेकिन बतौर सब्जेक्ट इसका जो विकास हुआ है उसको 5 चरणों में बांटा जाता है। पहला जो चरण है वो है 1887 से लेकर 1926 तक का, जिसे राजनीति प्रशासन द्वैत भाव का चरण कहते हैं। लोक प्रशासन का एक नए सब विषय के रूप में जो दूसरा चरण रहा है विकास का, वो है 1927 से लेकर 1937 तक का। ये जो दूसरा चरण है वो है प्रशासन के सिद्धांतों पर बल। मतलब देखो, ये जो सेकंड चरण है उसमें प्रशासन के जो सिद्धांत होने चाहिए उस पर बल दिया गया। प्रशासन के क्या, लोक प्रशासन के क्या सिद्धांत, प्रिंसिपल्स होने चाहिए, वो बनाने पर बल दिया गया था। तीसरा चरण 1938 से लेकर 1946 तक का है। इसमें प्रशासनिक सिद्धांतों को चुनौती। अब जो सेकंड जो चरण था उसमें प्रशासन के सिद्धांत बनाए गए थे, प्रिंसिपल्स बनाए गए थे। अब उन सिद्धांतों को चुनौतियां दी गई थी तृतीय चरण में। अब इसके बाद जो चौथा चरण है, चतुर्थ चरण, उसमें 1947 से लेकर 1970 तक है। इसमें अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर दिया गया, मतलब एक डिसिप्लिन के साथ इसका अध्ययन करने पर जोर दिया गया। इसके बाद लास्ट इसका 5वां चरण है जो कि 1971 से लेकर वर्तमान तक है। अब 1971 से लेकर वर्तमान तक में जो लोक प्रशासन था उसमें नवीन चीज़ें आई, बहुत सारी चीज़ों का समावेश हुआ, जिसे अभी हम अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ तक अभी हमने समझ लिया कि लोक प्रशासन प्राचीन काल में कैसा था, और जब एक सब्जेक्ट के रूप में हमें दिखाई देता है लोक प्रशासन, तो उसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। एक नए सब्जेक्ट के रूप में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, तो उसके 5 चरण हैं। ये चरण शुरू होता है 1887 से। तो 1 बाय 1 करके इन सभी चरणों को हम समझ लेते हैं, जिससे कि आपका पूरा सिलेबस इस चैप्टर का कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम चरण की, जो कि 1887 से 1926 तक था। लोक प्रशासन का अध्ययन एक पृथक विषय के रूप में सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रारंभ हुआ। सन 1887 में वुडरो विल्सन याद रखना, ये कौन थे? अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके थे वुडरो विल्सन, ठीक है। 1887 में वुडरो विल्सन द्वारा प्रशासन के अध्ययन ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर लिखा गया एक निबंध पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिसे इस अध्ययन क्षेत्र की प्रथम युग प्रवर्तक घटना माना जाता है। उन्होंने दर्शाया कि प्रशासन का विज्ञान हमारी राजनीति के उस अध्ययन का अंतिम फल है जो लगभग 2200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। विल्सन के इस निबंध की विषय वस्तु का उद्देश्य प्रशासन को राजनीति से अलग कर स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित
प्रतिष्ठित करना था। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर वुडरो विल्सन का एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है। 1887 की बात हो रही है। 1887 में वुडरो विल्सन, ठीक है, ये कौन थे? ये प्रेसिडेंट, प्राइम आ रहा है, सॉरी, ये प्रेसिडेंट थे कहाँ के? अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन। और यहाँ पर वो एक विचारक के तौर पर सामने आ रहे हैं, ठीक है। 1887 में क्या होता है कि वुडरो विल्सन एक एक निबंध लिखते हैं प्रशासन के ऊपर, जिसका नाम होता है अ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। निबंध का नाम होता है ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रशासन के अध्ययन नामक, हिंदी में प्रशासन के अध्ययन नामक एक निबंध लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? एक पत्रिका, एक मैगजीन आती है जिसका नाम था पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। तो उस मैगजीन के अंदर ये प्रशासन के ऊपर एक निबंध लिखते हैं और उस निबंध में ये प्रशासन की अहमियत को बताते हैं। ये बताते हैं कि जो प्रशासन है ना, वो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। 2200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो चुका था प्रशासन का अध्ययन, बट वो किसके साथ जुड़ा हुआ था? वो राजनीति के साथ जुड़ा हुआ था। यहाँ पर वुडरो विल्सन प्रशासन पर जोर देते हैं और प्रशासन को राजनीति से अलग करने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक विषय के रूप में, एक अलग सब्जेक्ट के रूप में लोक प्रशासन का विकास हुआ। तो इसमें वुडरो विल्सन का एक इम्पॉर्टेंट हाथ था, इम्पॉर्टेंट रोल था। वुडरो विल्सन ने एक लेख लिखा, एक निबंध लिखा मैगजीन के अंदर, और लोगों ने उसको पढ़ा तो लोगों को समझ में आया, तो और भी ज़्यादा विद्वानों ने इसके ऊपर स्टडी करना शुरू किया। तो शुरुआत वुडरो विल्सन के द्वारा की गई थी। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उनके अनुसार कानून के क्रियान्वयन से प्रशासन घनिष्ठ रूप से संबंध है। विल्सन ने बताया कि संविधान बनाने की अपेक्षा उसको चलाने का कार्य अधिक कठिन है। पहले सरकारी कार्यों के अध्ययन में वैज्ञानिक व्यवस्था और कानून के अनुशीलन पर बल दिया जाता था, किंतु आर्थिक सामाजिक जीवन में जटिलताएं बढ़ने तथा राज्य के कार्यों में वृद्धि होने से अब यह आवश्यक हो गया है कि प्रशासन के ऐसे विज्ञान का निर्माण किया जाए जो शासन के पथ को प्रशस्त करे, इसके संगठन और को सुदृढ़ और विशुद्ध बनाए। अब ध्यान से समझिए, देखो जो वुडरो विल्सन थे ना, वो अब उन्होंने बताया कि जो प्रशासन का जो कार्य होता है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है कानून को लागू करने से। कोई भी कानून है, कोई भी नियम वगैरह है, तो उसको लागू करना, मैनेज करना, कि किस तरह से कानूनों को लागू करना है, किन चरणों में किस तरह से व्यवस्था बनानी है, प्रबंध करना है। तो देखो आज के टाइम पर तो मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया कि लोक प्रशासन ये है। उस समय प्रशासन का अर्थ इतना ज़्यादा क्लियर नहीं था, तो उन्होंने उस समय प्रशासन की मीनिंग को और भी अच्छे से समझाया कि जो प्रशासन का मतलब है ना, वो कानून के क्रियान्वयन यानी कि कानून को लागू करने से ज़्यादा संबंधित है। और यहाँ पे उन्होंने एक बात कही कि संविधान बनाना जो एक बड़ा कार्य माना जाता है, वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है संविधान बनाना। उन्होंने कहा संविधान को लागू करना कठिन है। जैसे कि देखो, सही बात है, यहाँ पर देखो संविधान बनाने में अगर कितना समय लग जाएगा आपको कोई कानून बनाना है। मान लो अब आपके एरिया में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब क्राइम बढ़ गया है तो उसको आप क्राइम कम करने के लिए आप बहुत सारे कानून बना सकते हैं, बट हकीकत है ये कि उसको लागू करना मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से लागू की जाए, किसी को तकलीफ भी ना हो, आम इंसान का नुकसान भी ना हो और अपराधी भी आसानी से पकड़ा जाए। तो ये कार्य मुश्किल होता है। तो यहाँ पर उन्होंने जोर दिया कि प्रशासन जो है ना, वो एक बहुत महत्व की चीज़ है। अब प्रशासन को हमें अलग करके, राजनीति से अलग करके पढ़ना चाहिए, वुडरो विल्सन ने ये कहा। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कानून के प्राध्यापक फ्रैंक जे गुडनॉव द्वारा राजनीति और प्रशासन नामक विषय पर लेख ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में एक नए विवाद का सूत्रपात किया। अब देखिए यहाँ पे एक प्रिंसिपल हैं, प्राध्यापक, यानी प्राध्यापक कई बार प्रोफेसर्स को भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक प्रोफेसर कह लो या एक प्रिंसिपल कह लो, जो कि कोलंबिया विश्वविद्यालय के थे, फ्रैंक जे गुडनॉव, ठीक है। इन्होंने एक लेख लिखा, एक जिसका नाम था राजनीति और प्रशासन। इस टॉपिक पर इन्होंने कई सारे निबंध लिखे, जिसने 20वीं शताब्दी में क्या किया, एक नए विवाद को जन्म दिया।
उन्होंने एक और नीतियों तथा राज्य की इच्छा के प्रकटीकरण को राजनीति का आधार माना और दूसरी ओर राज्य की उन नीतियों को क्रियान्वित करने के कार्य को लोक प्रशासन से संबंध किया। मतलब एक विवाद ये उत्पन्न हो गया कि पहले क्या था कि शासन के द्वारा ही, चाहे शासन कैसा भी हो, शासन के द्वारा ही नियम वगैरह लागू किए जाते थे, सब कुछ किया जाता था, जो कानून बना रहा है वही लागू भी कर रहा है, ठीक है। बट अब एक विवाद यहाँ पे उत्पन्न हो गया कि यहाँ पर जो ये इन्होंने लेख लिखा उसमें इन्होंने कहा कि जो नीतियाँ होती हैं, जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, नियम बनाए जाते हैं, ये क्या होता है, ये एक राज्य का एक आधार होता है जिससे कि राज्य की राजनीति चलती है, राज्य का शासन चलता है। बट जो नीतियाँ होती हैं उनको लागू जो किया जाता है वो लोक प्रशासन से संबंधित है। इन्होंने ये कह दिया कि नीतियाँ बनाना, जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, किसी भी राज्य की इच्छा को प्रकट करती हैं नीतियाँ, और वो जो कि राजनीति के आधार पर, नीतियाँ वगैरह तो कौन बनाता है, राजनीति के आधार पर बनाई जाती हैं। बट नीतियों को लागू जो किया जाता है वो पूरी तरह लोक प्रशासन से संबंधित है, ऐसा इन्होंने कहा। तो ये थोड़ा सा विवाद उत्पन्न हुआ कि राजनीति या लोक प्रशासन किससे संबंधित है। उपर्युक्त लेख द्वारा, मतलब जो उन्होंने लेख लिखा था उसके द्वारा इस मत की पुष्टि की गई कि नीति निर्माण का कार्य नीति के क्रियान्वयन से अलग है। उन्होंने मतलब ये कह दिया कि जो नीति का जो निर्माण किया जाता है, नीति को जो बनाया जाता है, कानूनों को जो बनाया जाता है वो कार्य अलग है और कानूनों को लागू करना अलग है। पहले इतना ध्यान नहीं देता था कोई, बट अब इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर जोर देकर कहा। नीति निर्माण का कार्य जनता द्वारा निर्वाचित व्यवस्थापिकाओं द्वारा संपादित किया जाना चाहिए और उसके क्रियान्वयन का कार्य राजनीतिक रूप से तटस्थ, योग्य एवं तकनीकी दक्षता से युक्त प्रशासनिक कार्यों में निपुण शासकीय अधिकारियों द्वारा संपादित किया जाना चाहिए। मतलब इन्होंने कहा कि जो कानून बनाने का जो कार्य है ना वो निर्वाचित जो चुने हुए व्यक्ति होते हैं उन्हें करना चाहिए, और जो लागू करने का कार्य है वो व्यक्ति करेंगे जो ना तो कोई नेता है, ना तो वो निर्वाचित हैं, चुने गए भी नहीं है, वो तटस्थ हैं। तटस्थ का मतलब है कि न्यूट्रल रहेंगे वो। जैसे कि अब सरकारी आदमी है, अगर कोई निर्वाचित सदस्य, कोई नेता ही चुना हुआ कुछ गलत करता है, तो अगर कानून का उल्लंघन करता है तो वो व्यक्ति जो कानून लागू करता है, प्रशासनिक व्यक्ति है, तो वो उसे भी गिरफ्तार कर सकता है या पनिश कर सकता है। तो ये कहा गया कि कानून निर्माण अलग है और कानूनों को लागू करना दोनों ही अलग बातें हैं। यहाँ पर इस बात पर जोर दिया गया। लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से पृथक अध्ययन के रूप में प्रतिष्ठित करने में एल.डी. वाइट की रचना इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का महत्व, जो कि 1926 में लिखी गई थी, का महत्वपूर्ण योगदान है। यह ग्रंथ राजनीति प्रशासन द्वैतभाव पर जोर देता है। इसमें राजनीति व प्रशासन के बीच विभाजन को मानते हुए तथा सरकारी प्रशासन पर विशद विचार करते हुए प्रशासन के मानवीय पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। इस पुस्तक को इस विषय की प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में मान्यता मिली। अब देखो यहाँ पे एक नाम और जुड़ गया, एल.डी. वाइट। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इस बुक में इन्होंने राजनीति और प्रशासन को अलग अलग रखने पर ही बल दिया, और साथ में ही इस बुक के कारण और भी ज़्यादा जो विचार थे प्रशासन से संबंधित वो मजबूत हुए। इसी कारण से इस बुक को लोक प्रशासन की, यानी कि प्रशासन से संबंधित पहली बुक इसको माना जाता है। इस बुक को जो एल.डी. वाइट ने जो पुस्तक लिखी थी वो। अब देखो इसी के साथ हमारा जो पहला चरण था वो पूरी तरह खत्म होता है। पहला चरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको समझाएगा सारी चीज़ें। अब 1887 में ये शुरू किया गया था एक अलग विषय के रूप में। विल्सन जो वुडरो विल्सन थे उन्होंने एक लेख लिखा था। इसके बाद हम देखते हैं फ्रैंक जे गुडनॉव हो, जो प्राध्यापक होते हैं कोलंबिया विश्वविद्यालय के, वो एक लेख लिखते हैं। इसके बाद एल.डी. वाइट आते हैं, ये अपनी एक बुक लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये इन सभी के योगदान से एक विषय के रूप में, एक अलग विषय के रूप में लोक प्रशासन को महत्व मिला, एक अलग विषय के रूप में उभरना शुरू हुआ, एक आधार बना। पूरी तरह डेवलपमेंट नहीं हुआ, एक विषय के रूप में एक आधार सा बन गया। अब लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ, हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन जो कार्य है ना, ये बहुत ही कठिन कार्य है और
एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग से स्टडी कराई जानी चाहिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो व्यवस्था बनाने का जो काम है वो काफ़ी अच्छे से हो सके। अब हम बात करते हैं द्वितीय चरण की। देखो यहाँ पे द्वितीय लिखा है, आप दूसरा चरण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो सेकंड जो चरण है विकास का इसके लोक प्रशासन के, वो 1927 से और 1937 तक का ही है। ये बहुत पुराना नहीं है, मतलब पुराना मतलब ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला, ये 10 सालों तक का ही चरण था। इस युग की प्रमुख मान्यता यह रही है कि प्रशासन के कुछ सिद्धांत होते हैं जिनका पता लगाना और उनका समर्थन करना विद्वानों का काम है। इस नई मान्यता को लेकर WF विलोबी को की पहली पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927 में प्रकाशित हुई। विलोबी की पुस्तक का शीर्षक ध्यान देने योग्य है। वे इस बात में पूर्ण विश्वास रखते थे कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत हैं और इनको कार्यान्वित करने से लोक प्रशासन में सुधार हो सकता है। तो देखो दोस्तों, सेकंड जो चरण है, दूसरा जो चरण है, इसमें सिद्धांतों पर बल दिया गया कि कहा गया कि देखो जो प्रशासन है उसके सिद्धांत भी होते हैं, तो प्रशासनिक सिद्धांत बनाने पर बल दिया गया। कहा गया कि अगर हम कुछ देखो सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत फिक्स होता है। जैसे कि हमने पाइथागोरस की थ्योरम पढ़ ली, तो पाइथागोरस की थ्योरम फिक्स है, उससे क्या होगा, आगे आने वाले किसी व्यक्ति को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो उसी का फॉर्मूला लगा लेगा और उसी के सिद्धांत के अकॉर्डिंग अपना जो भी आगे का कार्य है उसको चलाएगा। मतलब है कि कार्य जो है प्रशासन का वो आसान हो सकता है अगर उसमें भी सिद्धांत बना लिए जाएं। तो ऐसा विचार सेकंड चरण में आ गया। सिद्धांत समझ रहे ना, सिद्धांत फिक्स होते हैं, ये सिद्धांत अलग अलग कई तरह से बनाए जाते हैं, कई रिसर्च वगैरह कर कर। तो यहाँ कहा गया कि प्रशासन में भी सिद्धांत होता है। देखो यहाँ पर बुक वगैरह के नाम लिखे हैं, कई सारे दार्शनिकों के विचारकों के नाम हैं। अगर आप याद कर पा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि अगर आप याद कर पा रहे हैं तो ज़रूर याद कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बट फिर भी कुछ बच्चे हैं जो नहीं भी कर पा रहे याद, तो उनसे मैं कहूँगा कि कोई बात नहीं, आप इन जो ये नाम बड़े बड़े नाम हैं इनमें से आप एक नाम दो नाम ही बस याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ज़्यादातर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ठीक ठाक है, उनका मतलब लगातार वो पढ़ते हैं तो भाई उनकी हैबिट है, तो वो ज़रूर इसको नामों को भी याद रखें। बट नहीं रख पा रहे तो कोई बड़ा इशू नहीं है, अभी आप किसी भी तरह अपने एग्ज़ाम को अच्छे से आपको देना है, तो वही है कि बस समझ लो, जितना समझ में आ जाए उतना अच्छा। गुरलिक और उर्विक ने प्रशासन के सिद्धांतों को पोस्ट कॉर्ब में समाहित किया। इस दौर में वैज्ञानिक प्रबंध के नए संप्रदाय के समर्थक लोक प्रशासन के अध्ययन में विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध प्रणालियों की सहायता से लोक प्रशासन से अग्रणी चिंतकों ने लोक प्रशासन के कुछ ऐसे सिद्धांत तलाश करने आरंभ किए जो सभी पर समान रूप से लागू हो सकें। यह युग लोक प्रशासन में सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे कुछ दो विचारक हैं, गुरलिक और उर्विक, इन्होंने अब क्या किया, सिद्धांत बनाए, कई सारे सिद्धांत रखे और उसको पोस्ट कॉर्ब के रूप में समाहित किया। मतलब ये एक फुल फॉर्म है, पी का मतलब अलग है, ओ का मतलब अलग है, एस का मतलब, सी का मतलब यहाँ पे अलग अलग है। ये शॉर्ट फॉर्म है सिद्धांतों की कि प्रशासन के ये सिद्धांत होते हैं। तो इस तरह ये जो सेकंड चरण था इसमें कई सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान दो, यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात हुई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण सिद्धांतों पर, यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर प्रशासन में बल देने की बात सेकंड चरण में की गई है। अब आता है तीसरा चरण जो कि 1938 से 1946 तक था। अब इसमें क्या किया गया, इसमें प्रशासन के जो सिद्धांत थे उसको चुनौती दी गई थी। लोक प्रशासन के विकास के तीसरे दौर का प्रारंभ दूसरे चरण में प्रतिपादित यांत्रिक दृष्टिकोण के विरुद्ध हुई प्रतिक्रिया से हुआ। प्रशासन के तथाकथित सिद्धांतों को चुनौती दी गई और इन्हें कहावतें कहा जाने लगा। उसी समय सामाजिक शक्तियों और आवश्यकताओं के निरंतर दबाव के कारण उद्योगों में भी वैज्ञानिक प्रबंध को व्यापक और मानवीय बनाने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान प्रसिद्ध हॉथॉर्न प्रयोगों का रहा। एक एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम था हॉथॉर्न प्रयोग। कार्यदलों पर केंद्रित इन प्रयोगों ने
कामगारों के उत्पादन पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक उपकरणों के शक्तिशाली प्रभाव का स्पष्ट प्रदर्शन करके वैज्ञानिक प्रबंध संप्रदाय की जड़ें हिला दी। संगठनात्मक विश्लेषण के इस दृष्टिकोण ने लोगों का ध्यान औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संगठन का प्रभाव, नेतृत्व, संगठन के परिवेश में गुटों के बीच पारस्परिक संघर्ष और सहयोग की ओर खींचा। 1946 में प्रकाशित अपने एक निबंध में हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन के सिद्धांतों की हंसी उड़ाते हुए उन्हें कहावतें की संज्ञा दी। मतलब कहावतें कहते हैं ना, कहावत का मतलब होता है पुराना हो गया है। अब देखो क्या हुआ, जो थर्ड जो चरण आता है उसमें ना प्रशासन के सिद्धांतों को चुनौती दी जाती है। होता यह है कि सेकंड जो चरण था उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया गया सिद्धांतों के लिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होता है, देखो यहाँ पर वैज्ञानिक का मतलब ये नहीं है कि लैब में चले जाओ आप केमिस्ट्री। यहाँ पर वैज्ञानिक का मतलब है कि काफ़ी सूझबूझ से प्रमाणित, कोई भी प्रमाणिक चीज़ होती है आपने को योजना वगैरह बनाकर, या कई सारी चीज़ें जो एक्सपेरिमेंट के बेस पर निश्चित की जाती है उन्हें हम वैज्ञानिक चीज़ें कह सकते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट सिर्फ लैब में नहीं होता, कभी कभी हम कोई सर्वे करते हैं, सर्वे करके भी आपको कुछ प्रमाण देते हैं, साबित करने की कोशिश करते हैं। तो कई सारी चीज़ें होती हैं, अनुभव के आधार पर हम साबित करते हैं। तो यहाँ पर वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण था उसमें औपचारिकता पर बल दिया गया, उस पर नियम कानून बनाने पर बल दिया गया। एक वैज्ञानिक तरीके से पूरी व्यवस्था लागू करने की कोशिश की गई। यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और आप समझो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब हुआ कि एक मान लो एक कंपनी है जिसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या करेगा, उस कंपनी के सभी कर्मचारियों को निश्चित अधिकार देगा। उनका काम उनको बता देगा कि तुम्हारा काम बस यहीं तक सीमित है, तुम बस इतना कर सकते हो, तुम बस इतना, तुम्हें इसके ये जो सिद्धांत हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग चलकर अपना काम करना है, तुम्हें अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं लेना है, तुम्हें हमेशा ही योजना का ध्यान रखना है, अपने गोल का ध्यान रखना है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो सेकंड चरण में इस पर बल दिया गया। अब जो थर्ड चरण आता है उसमें इसकी निंदा की जाती है और प्रशासनिक सिद्धांतों को कहावतें कह दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब क्या हुआ, अब जो कार्यदल था, जो कंपनियां थी, जो कारखाने थे, जो प्रशासन था, वहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। कैसे एक्सपेरिमेंट? जो मनोवैज्ञानिक तरीके होते हैं, जैसे कि कुछ अनऑफिशियल चीजें होती हैं, उसका एक्सपेरिमेंट किया गया। देखो एक व्यक्ति है, देखो जो नॉर्मली इंसान है ना, वो सिर्फ नियमों से नहीं चल सकता, उसके पास खुद की बुद्धि, खुद की समझ होनी आवश्यक है। अगर आप किसी पुलिस वाले से कहेंगे कि आपको कानून के अकॉर्डिंग ही चलना है, तो वो फैसला नहीं कर पाएगा और कई सारे केसेस अदालत में फंस कर रह जाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि पुलिस अपने हिसाब से, क्योंकि भाई वो इंसान है, तो अपने हिसाब से डिसीजन लेती है और कई सारे केसेस को मतलब आसानी से खुद ही सॉल्व कर देती है या बंद करवा देती है अपनी सूझबूझ के आधार पर। बट अगर कहा जाए कि नहीं, तुम्हें तो एफआईआर लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि कानून में लिखा है कि अगर तुम्हारे पास फ़ोन आए तो तुम, अगर वो कहे एफआईआर लिखने को, तो तुम्हें लिखनी ही पड़ेगी। बट कई बार पुलिस जब समझ जाती है कि ज़रूरत नहीं है एफआईआर लिखने की, तो वो समझाती है दोनों ही पक्षों को जिसमें लड़ाई हुई होती है, और कई बार केस ऐसे ही निपट जाता है। तो ये मनोवैज्ञानिक तरीका था। ठीक है, ये सामाजिक तरीका था कि ये अनौपचारिक था। ठीक है, ये कागज पर लिखा हुआ नहीं था कि आपको इसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो थर्ड वाला जो चरण आता है, इसमें अनौपचारिकता पर बल दिया गया था, मनोवैज्ञानिक तरीके पर बल दिया गया था कि थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से हट कर भी अगर लोग काम करेंगे तो प्रशासन और भी ज़्यादा अच्छा होगा। अब आता है चौथा चरण। चौथा चरण 1947 से लेकर 1970 तक चलता है। लोक प्रशासन के विकास के चतुर्थ चरण की दृष्टि से हर्बर्ट साइमन तथा रॉबर्ट डहल के नाम उल्लेखनीय हैं। हर्बर्ट साइमन की रचना एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 में जो प्रकाशित हुई थी, उसने लोक प्रशासन के विकास की यात्रा में मील का पत्थर साबित हुई। साइमन के दृष्टिकोण ने लोक प्रशासन को मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा राजनीति विज्ञान से जोड़कर इसके अध्ययन क्षेत्र का विस्तार कर दिया। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हर एक चरण में, हर एक स्टेप में
हमें कई सारे वैज्ञानिक, कई सारे दार्शनिकों और विचारकों के नाम देखने को मिल रहे हैं। ये नाम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या दर्शाया जा रहा है कि हर एक चरण में ये दार्शनिक था जिसने अपने ये बुक लिखी जिससे कि लोगों के सामने ऐसा-ऐसा विचार फैला। फिर ये दार्शनिक आए, इन्होंने ऐसा-ऐसा विचार दिया। तो ये सभी दार्शनिकों ने, विचारकों ने मिलकर ही लोक प्रशासन को एक नए विषय के रूप में, एक अलग सब्जेक्ट के रूप में बनाया है। इन सभी ने अपना योगदान दिया, ठीक है। तो ये सभी महत्वपूर्ण हैं। अब हम चौथे चरण में देख रहे हैं, तो चौथे चरण में किसका नाम आ रहा है? हर्बर्ट साइमन का, रॉबर्ट डहल का। तो इनका योगदान रहा था इस चरण में, ठीक है। जैसे कि इस चरण में जो हर्बर्ट साइमन थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोक प्रशासन को थोड़ा सा विस्तार करा उसका। इन्होंने कहा कि लोक प्रशासन सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, इसका क्षेत्र अर्थशास्त्र में भी है, समाजशास्त्र में भी है और कई सारे सब्जेक्ट में इन्होंने इसको जोड़ा। कहने का मतलब था कि लोक प्रशासन तो कई सारे क्षेत्रों में होता है। हमें तो व्यवस्था चाहिए होती है ना, हर जगह हमें व्यवस्था चाहिए होती है। चाहे पैसे, कोई बैंक है तो बैंक में क्या हमें प्रशासन नहीं चाहिए? बैंक में भी हमें प्रशासन चाहिए होता है। तो अर्थशास्त्र से भी संबंधित है, तो इस सब्जेक्ट का काफी विस्तार किया। अब आता है इसका पांचवा चरण, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहला और पांचवा चरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पांचवा चरण 1971 से वर्तमान तक है। लोक प्रशासन के विकास के इस चरण में निम्नलिखित प्रवृत्तियां उभरी हैं, मतलब निम्नलिखित बातें सामने आई हैं। लोक प्रशासन तथा निजी व्यवसाय के प्रशासन के अलग अलग अध्ययनों को एक ही संगठित विज्ञान में बदल देने की प्रवृत्ति उभरी, जिसके सिद्धांत और धारणाएं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों पर ही समान रूप से लागू होते हैं। अब पांचवें चरण में एक विचार आया सामने कि देखो, लोक प्रशासन हो या निजी कोई व्यवसाय है उसका प्रशासन हो, दोनों का ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अध्ययनों के लिए एक ही प्रशासन है, तो ठीक है, कोई गलत नहीं है। दोनों ही प्रशासन के जो सिद्धांत हैं वो सेम ही हैं। विविध सामाजिक परिवेश और पर्यावरण में प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया गया। अब एक नया विचार यहाँ पर आया इस चरण में, पांचवें चरण में, कि जो लोक प्रशासन था, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, उसकी कंपैरेटिव तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया गया। मतलब एक देश से दूसरे देश में तुलना करते हुए कि किसमें क्या प्रशासन है, अलग अलग प्रशासनों की तुलना करके उसके अध्ययन पर बल दिया गया। इसके साथ ही एक विचार आया कि कंप्यूटर युग के आरंभ के साथ कंप्यूटरों तथा दूसरे यंत्रों की सहायता से मानव मस्तिष्क की निर्णय करने वाली तथा समस्याओं को सुलझाने वाली प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास होने लगा। सिंपल सा मतलब ये है कि जब कंप्यूटर युग आया, भाई कंप्यूटर युग आ ही चुका था, इसी 1971 के ही बाद हमने देखा कि धीरे धीरे कंप्यूटर युग आना शुरू हुआ। तो ये जो वर्तमान समय तक ये जो युग रहा, इसमें अब देखा गया कि प्रशासन के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज़ किया जाए, तकनीक का यूज़ किया जाए। इससे मतलब ये है, अगर हम और भी मतलब आज के टाइम की बात कर लें, तो हम आज हर जगह जहाँ भी प्रशासन देखने को मिलता है वहाँ पर टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होता है। अगर हम एक कॉलेज का प्रशासन देखते हैं तो वहाँ पर एक आईटी सेल बनाई जाती है जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर रखे रहते हैं और उसका प्रयोग कर एक प्रशासन चलाया जाता है। तो कंप्यूटर का यूज़ करने पर, टेक्नोलॉजी का यूज़ करने पर भी बल दिया गया। तो इस चरण में ये प्रमुख विचार सामने आते हैं। लोक प्रशासन के विकास के इस चरण में योगदान देने वाले विद्वानों में वाल्डो तथा फ्रेड डब्ल्यू रिक्स के नाम उल्लेखनीय हैं। फ्रेड रिक्स ने लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया है। विकासशील देशों के समाजों के अध्ययन के लिए उसने आदर्शों व नमूनों का निर्माण किया। तो फ्रेंड्स, ये जो लोक प्रशासन का विकास का ये जो पांचवा चरण है, इसके विकास में जो प्रमुख विद्वान रहे हैं वो है वाल्डो और फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। ये प्रमुख विद्वान हैं जिनका एक उल्लेखनीय काम रहा था, जिसके कारण इस चरण में लोक प्रशासन का विकास होता है। जैसे कि यहाँ पे फ्रेडरिक्स है, तो फ्रेडरिक्स ने यहाँ पर लोक प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए कई सारे देशों के जो प्रशासनिक जो मॉडल होते हैं उनको तैयार किया और उनकी तुलना करने का प्रयास किया। लोक प्रशासन के विकास के वर्तमान दौर में विभिन्न समाज विज्ञान लोक नीति के विश्लेषण की चिंता से
ग्रस्त हैं। अब लोक प्रशासन के अध्ययन में राजनीतिक अथवा नीति निर्धारक प्रक्रियाओं तथा विशेष लोक कार्यक्रमों के अध्ययन पर ध्यान दिया जाने लगा है। अब लोक प्रशासन में जो लोक नीति है उसके विश्लेषण पर बल दिया जा रहा है। लोक नीतियों को किस तरह तैयार किया जाए इस पर भी बल दिया जाता है। जो नीति है, पहले क्या था, प्रशासन पर ही इम्पोर्टेंस दी जाती थी, प्रशासन को ही, एडमिनिस्ट्रेशन को ही। अब क्या हो रहा है, जैसे 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 लोक प्रशासन का विकास हुआ 5वें चरण में, वैसे वैसे लोक नीति पर बल दिया गया। जो नीति निर्माण की प्रक्रिया है उसको समझने पर बल दिया गया, उसके कार्यक्रम पर बल दिया गया। 1968 के बाद लोक प्रशासन के अध्ययन को नवीन लोक प्रशासन के उदय ने समृद्ध किया है। नवीन लोक प्रशासन की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाएं उल्लेखनीय हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक सेवा के लिए उच्चतर शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन 1967। अमेरिका में आयोजित लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार पर फिलाडेल्फिया सम्मेलन और फ्रैंक मैरिनी द्वारा संपादित ग्रंथ टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिटनाउ पर्सपेक्टिव 1979। इसके अलावा वाल्डो द्वारा संपादित ग्रंथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1977। देखो दोस्तों, अब 5वें चरण में क्या हुआ, नवीन लोक प्रशासन भी सामने आया। जो 5वां चरण है लोक प्रशासन के विकास का, उसी में नया लोक प्रशासन जुड़ गया। नया लोक प्रशासन क्या होता है, इसे आप अपने जो आगे के जो चैप्टर्स आएंगे उसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे कि नवीन लोक प्रशासन, नया जो लोक प्रशासन है वो क्या है, उसे आप आराम से नेक्स्ट चैप्टर्स में समझ जाएंगे। अभी बस आप इतना समझिए कि 5वां जो चरण है उसमें कई सारी नई प्रवृत्तियां आई, नए विचार आए, लोक नीति को ज़्यादा अहमियत देने की बात की गई लोक प्रशासन में, और जो नवीन लोक प्रशासन है जिसे आप आगे पढ़ेंगे वो इसमें शामिल हुआ। और यहाँ पर जो घटनाएं बताई गई हैं अमेरिका में या कुछ सम्मेलन वगैरह हुए हैं, तो ये वो सम्मेलन है, वो यहाँ पे घटनाएं हैं जिन्होंने नवीन लोक प्रशासन को इसमें लोक प्रशासन में शामिल किया है। तो जब नवीन लोक प्रशासन समझेंगे तो हम इन घटनाओं को भी समझ लेंगे। अभी हमने यहाँ तक जो 5 चरण थे लोक प्रशासन के विकास के, उनको पूरी तरह कवर कर लिया है और इतना इनफ होगा। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से लोक प्रशासन का एक सब्जेक्ट के रूप में, एक विषय के रूप में विकास हुआ। पहले चरण में हमने देखा किस तरह से शुरुआत हुई लोक प्रशासन की, कि भाई प्रशासन को अहमियत दी गई और इसे एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने पर बल दिया गया। फिर धीरे धीरे करते करते इसके सिद्धांत भी बनाए गए। फिर 5वें चरण में इसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ और कई सारे नए विचार इसमें समाहित होते हैं, और इस तरह लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक पूरी तरह एक सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने आता है। और इसका अध्ययन अब कई सारे देशों में हम देख सकते हैं कि लोक प्रशासन को अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। पहले ऐसा नहीं था, बट अब हमें देखने को मिलता है कि लोक प्रशासन एक पूरी तरह एक विषय बन चुका है, एक अलग सब्जेक्ट बन चुका है, जो कि इसकी अहमियत को, इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारा चैप्टर अच्छे से, पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।